Namaste students, welcome back to our podcast series on policies in higher science education. आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम सब की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन और फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को आज एक बड़े स्टॉर्म का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इनोवेट करना पड़ रहा है? जरूर रिया, यूनिवर्सिटीज का इतिहास तो बहुत पुराना और शानदार है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज कुछ तो 9th सेंचुरी में बनी थी और आज भी चल रही हैं। लेकिन आज की यूनिवर्सिटीज बहुत बदल गई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ एलिट्स के लिए नहीं रहीं, बल्कि टीचिंग और रिसर्च के बड़े ब्रॉड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस बन गई। अकॉर्डिंग टू डेटा 1950 में सिर्फ 6 मिलियन स्टूडेंट्स थे और अब 2025 में 260 मिलियन से ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ी ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है और यूनिवर्सिटीज़ अब इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल मोबिलिटी के इंजन्स बन गए हैं। पर अगर ये इतने सक्सेसफुल है तो इन्हें रीइन्वेंट क्यों करना पड़ रहा है? सही सवाल है। यूनिवर्सिटीज आजकल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस फेस कर रही हैं। इनमें से सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है कि इन इंस्टीट्यूशंस को फंड कैसे किया जाए। 1945 के बाद के शुरुआती दशकों में अमीर देशों की गवर्नमेंट्स हायर एजुकेशन को एजुकेशन का हिस्सा मानती थीं और बिल का एक बड़ा हिस्सा उठाती थीं। तब स्टूडेंट्स या उनके फैमिलीज के लिए कोई फी नहीं थी, जैसे स्कूल या कॉलेज में होता था। हाँ, अब तो ऐसा नहीं है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद खासकर हाई इनकम कंट्रीज में इकोनॉमीज की ग्रोथ धीमी हो गई है। मुझे लगता है अब गवर्नमेंट्स कॉस्ट स्टूडेंट्स और फैमिलीज पे डाल रही है। बिल्कुल। आज मास पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन के दौर में फ्री टू एक्सेस यूनिवर्सिटीज का आइडिया बहुत दबाव में है। कई गवर्नमेंट्स कॉस्ट को स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर ट्रांसफर कर रही हैं, अक्सर ऐसे लोन्स के जरिए जो कई सालों में चुकाए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट कैपिटल भी अब इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और क्या इससे यूनिवर्सिटीज का कैरेक्टर बदल रहा है? जी हाँ, खासकर ऐसे देशों में जहां अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज कम हैं, वहां प्राइवेट कैपिटल भी हायर एजुकेशन फंडिंग में शामिल हो गया है। इसका नतीजा यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज अब इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सर्विस की बजाय बिजनेसेस की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। इससे फंडामेंटल क्वेश्चंस उठते हैं कि वे किसके लिए हैं और ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक्सेस कैसे मेंटेन किया जा सकता है। फंडिंग की ये टेंशन क्या रिसर्च को भी अफेक्ट कर रही है? हाँ, रिसर्च फंडिंग को लेकर भी यूएस और यूरोप में यही टेंशन्स हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी रिसर्च बजट को आमतौर पर बड़े कट से बचाया गया है। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट्स को ये समझा दिया गया था कि एन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इज एन इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ। लेकिन अब रिसर्चर्स को ये साबित करना पड़ रहा है कि उन्हें फंडिंग क्यों मिलनी चाहिए, जब समाज में इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज के लिए भी कम पैसा है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल और सोसाइटल चैलेंजेस भी हैं। मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटीज आजकल पॉपुलिस्ट लीडर्स के निशाने पर भी हैं। ये एक और बड़ी टेंशन है, खासकर यूएस और यूरोप में। ये हायर एजुकेशन एक तरह से सोसाइटल डिवीजन का पॉइंट बन गया है। पॉपुलिस्ट लीडर्स अक्सर यूनिवर्सिटीज पर आरोप लगाते हैं कि वे अपनी टीचिंग और रिसर्च में सोशल और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के सभी शेड्स को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और इंटरनेशनल मूवमेंट का क्या? बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स होते हैं। सही कहा। कई देशों में वीजाज और इमिग्रेशन पर इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। यूनिवर्सिटी मॉडल अब इंटरनेशनल मूवमेंट पर बहुत निर्भर हो गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्सर डोमेस्टिक पेयर्स की तुलना में ज़्यादा फीस देते हैं और रिसर्चर्स की आवाजाही भी ज़रूरी है। इन रेस्ट्रिक्शन से ये मॉडल स्ट्रेन हो रहा है। ये सब सुनकर लगता है कि यूनिवर्सिटी सच में अपने हिस्ट्री के सबसे पिवटल मोमेंट पर है। उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें अपना फ्यूचर अपने हाथों में लेना होगा। MIT के इकोनॉमिस्ट याशिंग हुआंग सलाह देते हैं कि जब पब्लिक फंडिंग कम और अनरिलायबल हो रहा है तो यूनिवर्सिटीज़ को वो वैल्यू वापस क्लेम करना चाहिए जो वो सोसाइटी के लिए जनरेट करती हैं। उन्हें ऐसी स्ट्रेटेजीज सोचनी चाहिए जिससे वे अपनी वेल्थ को बाहर जाने से पहले कैप्चर कर सकें। यानी उन्हें खुद इनोवेट करना होगा ताकि वो थ्राइव कर सके। क्या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटीज़ को खुद पर अपनी इनेट इनोवेटिव कैपेसिटी को टर्न करना होगा। कुछ रिसर्चर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सके। इनमें शामिल है AI को मेडिकल एजुकेशन में एक्सपेंड करना, PhD होल्डर्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना और साइंस ट्रेनिंग में क्रिएटिविटी को एम्बेड करना। फ्रेश आइडियाज जनरेट करना ही यूनिवर्सिटीज़ के अस्तित्व का मूल है। उन्हें रीइन्वेंट करना होगा ताकि वे थ्राइव कर सकें और डिलीवर वैल्यू फॉर सोसाइटी। रिसेंटली दोस्तों एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ट्रम्प का। उनकी कुछ पॉलिसीज ने US यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर क्या हिंड्रेंसेस क्रिएट किए? बिल्कुल रिया, सबसे पहला इम्पैक्ट था वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एंट्री टफ हो गई। दूसरा, H1B टाइटनिंग ने स्टेम ग्रेजुएट्स के कैरियर पाथवेज को हिट किया। तीसरा, फंडिंग कट्स ने रिसर्च प्रोजेक्ट स्लो कर दिए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अनसर्टेनिटी की वजह से एडमिशन डिसीजंस लेने में भी कंफ्यूजन हुआ। हाँ, ओवरऑल क्लाइमेट थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव हो गया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल टैलेंट फ्लो पर पड़ा। Means overall higher education environment has been changed in the universities.
In this podcast series, we will talk about the future challenges will emerge in universities education in India, Europe and USA. So till then, bye-bye and see you again in new podcast. If you like this podcast, please like and subscribe and listen to our podcast series based on future of universities education in the world.